बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास का मतलब फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है पिछले में 3 वर्षों के पेपरों को उठाकर इसमें जितने भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, इन सभी प्रश्नों को मैंने कलेक्ट किया और ये मॉडल पेपर जो है फिर से इसको मैंने क्रिएट किया हुआ हूँ। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए, यदि आप कुछ भी नहीं तैयार करते हैं, कोई भी बुक नहीं खरीदते हैं, कोई सीरीज नहीं खरीदते हैं, तो ये अब ये कंप्लीट वीडियो यदि आप देख के जाते हो, क्योंकि साथ में इसके मैं आंसर भी कराता चल रहा हूँ, तो यदि ये सभी प्रश्नों को उत्तर आप समझ के जाते हो तो आपको अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। पेपर की हम बात कर ले तो बीए फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का आपका क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन जियोग्राफी आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा मानव भूगोल क्या है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा सभी विश्वविद्यालय में, जिसमें आपकी लिखित की आपकी परीक्षा होगी। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो वैसे तो आगरा विश्वविद्यालय जो है पिछले, यदि हम बात करें 2-3 सालों की, तो एमसीक्यू का ही पैटर्न फॉलो करते थे, लेकिन इस बार उसकी परीक्षा जो है लिखित की कराई जाएंगी। और भी बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटी है जैसे कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, उसमें भी आपकी लिखित की परीक्षा होती है। सीसीएसयू हो गया, इसमें भी परीक्षा आपकी जो कराई जाती है लिखित टाइप की कराई जाती है। और आपका पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सभी विश्वविद्यालय जो आपकी हैं लिखित की परीक्षा कराती हैं। और राज्य भैया स्टेट विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में पड़ता है, वो भी परीक्षा जो है लिखित की ही कराती है। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो है इसी प्रकार का आपका आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आयोजित करा जाएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाए, लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है क्योंकि इसमें सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो इसमें सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना अनिवार्य रहता है। कोई भी इसमें आपका प्रश्न जो है एक्स्ट्रा नहीं रहता है। सेक्शन बी में और सी में आपके एक्स्ट्रा आपके प्रश्न दे रहते हैं, जो आपको पता है उनको आपको कर देना रहता है। फिलहाल के लिए जितने क्वेश्चन पूछे जाए, यदि आपको कुछ जो है कुछ यूनिवर्सिटी में जो कि 5 ही पूछे जाते हैं, चाहे 10 पूछे जाए, तो जो क्वेश्चन आपको पता है उनको पहले कर लीजिए, जो आपको नहीं पता है उनको छोड़ दीजिए। फिर आपको बीच में नहीं करना है, फिर बाद में आपको लास्ट में उनको प्रश्नों को सॉल्व करना है। बना बना कर आपको लिख आना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन आपको है नहीं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि पेपर आपका नाम ही है ह्यूमन जियोग्राफी, तो मानव भूगोल क्या है। ये क्वेश्चन की मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की शाखाएं एग्जाम में पूछ सकता है, इसकी विषय क्षेत्र पूछ सकता है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे जरूर आपके। तो मानव भूगोल क्या है, इसकी हम डिफिनेशन समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको हम प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। तो प्राकृतिक का मतलब होता है जो कि प्राकृतिक के द्वारा जो निर्मित हो, उसी को हम प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण को जो है भौतिक वातावरण भी कहते हैं। इसको जो है भौतिक वातावरण पूछेगा एग्जाम में, या फिर जो है प्राकृतिक वातावरण पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले मानव भूगोल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मानव भूगोल की हम बात कर ले तो मानव भूगोल क्या है, ये भूगोल की एक उसकी ब्रांच है, एक शाखा, यानी जो मानव भूगोल है ये भूगोल की एक शाखा है। यह जो है मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का जो है अध्ययन करता है। यानी जो है इसमें क्या है, मानव भूगोल में हम जो है मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है उसी का इसमें हम अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल में मानव की जो उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय के संबंधों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। मानव भूगोल में मानव की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। और भी थोड़ा सा यहाँ से इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत से देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में तो क्वेश्चन आपका मिलेगा ही, और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके जो है 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपके मिलेंगे। चाहे आपके पूछ ले कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, और पूछ लेगा इसकी शाखाएं का भी वर्णन कीजिए, इसकी जो ब्रांचेज है, इसकी जो शाखाएं हैं, ये पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कि इसकी जो है विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। तो इस 3 में से 1 ना 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में हम लॉन्ग में भी हम देखते चलेंगे। तो मानव भूगोल की परिभाषा हम यहाँ से भी देखेंगे। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल जो है भौगोलिक वातावरण और मानव की जो कार्यकलाप है एवं उसके गुणों के संबंधों के स्वरूप एवं जो है वितरण का एक अध्ययन है, एक हिस्ट्री है, इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। फिर जो है जीन ब्रून्स ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया है। वे कहते हैं कि मानव भूगोल जो है सभी तथ्यों का अध्ययन है। मानव भूगोल जो है सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल
तल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। पी कुमारी सैंपल ने इसकी परिभाषा देते हुए स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का जो है एक स्टडी, इसका एक अध्ययन है। तो अब जो आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको रट लेना है। फिर यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मानव भूगोल की जो है प्रमुख शाखाएं क्या है और इसकी विषय क्षेत्र, तो विषय क्षेत्र हम थोड़ा आगे लॉन्ग में देखेंगे, लेकिन यहाँ से इसके हम प्रमुख शाखाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते चलेंगे। तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि आर्थिक भूगोलिक का भी इसकी ब्रांच है इसी की, मानव भूगोल की, और जनसंख्या भूगोल भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और बस्ती भूगोल हो गया, जैसे कि बस्ती भूगोल का मतलब होता है सेटलमेंट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, अधिवास भी हम कह सकते हैं। तो बस्ती भूगोल में जैसे कि ग्रामीण बस्ती होगी, नगरीय बस्ती होगी, तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और राजनीतिक भूगोल भी इसी के अंतर्गत आता है। सैन्य भूगोल जो कि युद्ध, जिसको हम कह सकते हैं वार भूगोल, वार जियोग्राफी, और ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल आदि, ये सभी क्या है इसकी प्रमुख जो है ब्रांचेज हैं, प्रमुख शाखाएं हैं जियोग्राफी यानी जो ह्यूमन जियोग्राफी की, मानव भूगोल की। तो इस तरह से आपको लिख देना है। चलिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है, प्राकृतिक वातावरण किसे कहते हैं? फिर भौतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण पूछे एग्जाम में या फिर भौतिक वातावरण पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं, दोनों की डिफिनेशन सेम ही आपको लिखना है। जब भी बात आ जाए प्राकृतिक की जब भी बात आती है जो मानव के द्वारा निर्मित ना हो, उसी को हम प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा भी बहुत अच्छी लिखी हुई है कि वह जगह जहाँ हम रहते हैं और जो मानव निर्मित नहीं है, यानी वह जगह जहाँ हम रहते हैं और जो मानव निर्मित नहीं है, इसी को हम प्राकृतिक वातावरण या फिर जो है भौतिक वातावरण कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ना तो जल को मनुष्य ने बनाया है, और ना ही भूमि, ना ही जो है पौधे को, ना ही जानवर को, तो मनुष्य ने इन सभी को नहीं बनाया है, जो कि ये प्राकृतिक द्वारा जो है देन है, प्राकृतिक की देन है, इसी को हम प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, प्राकृतिक वातावरण की और भी इसकी आगे परिभाषा दी हुई है कि मानव निर्मित ना होने वाली वह चीज जो अपने आप बदलती रहती है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गई, नदियाँ, झीलें, वन्य जीवन, समुद्र, ये सभी जो है ये क्या है प्राकृतिक वातावरण आपके कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है। प्राकृतिक वातावरण के कुछ फायदे हैं, जैसे कि सांस लेने, पानी पीने, भोजन बनाने, जलवायु नियंत्रण के लिए जो है संसाधन देते हैं, ये सब जो है फायदे हैं प्राकृतिक वातावरण के। और संतुलित और जो है स्वस्थ रहने में मदद भी ये करता है। और वन्य जीव का संरक्षण भी करते हैं, मृदा उत्पादन, जल स्रोत, वन्य विस्तार, और जो है जो प्राकृतिक विपदाएं होती है इससे बचाती भी है। तो इस तरह से आपको लिख देना है इसके फायदे। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है, 3 नंबर इसी में है कि जो है इन्वायरमेंटल आपका एडजस्टमेंट क्या होता है, इसको हम वातावरण समायोजन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की जो है कि जो समस्याएं हैं इसकी, जनसंख्या वृद्धि की, इसकी समस्याएं क्या है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। और मिग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं जनसंख्या का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक स्थान से जनसंख्या का दूसरे स्थान पर जाना, इसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओवर पॉपुलेशन किसे कहते हैं। ओवर पॉपुलेशन की जब भी बात आती है कि वहाँ की जो संसाधन है वो पर्याप्त लोगों को न प्राप्त हो सके, जनसंख्या इतनी बढ़ जाए, विशाल एक रूप धारण कर ले, तो इसी को हम जनाधिक्य कहते हैं, ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। तो तीनों के बारे में हम समझेंगे, चारों क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले हम वातावरण समायोजन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वातावरण समायोजन की हम बात कर ले तो जो आपका पर्यावरण जो होता है इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो वातावरण समायोजन का मतलब ये होता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण में जो बदलाव होता है तो उसके मुताबिक मनुष्य को भी जो है उसी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए, या फिर जो है मनुष्य को भी जो है उसी के अनुकूल होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं वातावरण समायोजन कहते हैं। यह एक जो है भौगोलिक सिद्धांत है, और जो मनुष्य है या फिर मानव जो है हर तरह के काम के लिए जो है ये पर्यावरण पर जो है निर्भर है, और पर्यावरण जो है उसे कभी जो है प्रभावित करता है तो कभी उसके साथ जो है अनुकूलन करना जो है पड़ता है उसको। तो इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का है। चलिए, फिर अगला आपकी स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन कि अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अनुकूलतम जनसंख्या की जब भी बात आती है जिसको हम इष्टतम जनसंख्या भी कहते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं, अनुकूलतम का शब्द से स्पष्ट हो जा रहा कि अनुकूल हो, ऐसी जनसंख्या जो अनुकूल हो, जिसके लिए पर्याप्त जो है संसाधन उपलब्ध हो, खाने पीने की कोई दिक्कत ना होती हो, तो इसी को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। यहाँ से लिखा भी हुआ है किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे
वहाँ उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से सबसे अच्छा जीवन स्तर मिलता है, उससे अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। इसको इष्टतम जनसंख्या भी जो है कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना। ये तो हो गई अनुकूलतम जनसंख्या। एक होती है ओवर पॉपुलेशन, जिसको हम कहते हैं जनाधिक्य कहते हैं। एक होती है अल्प जो है जनसंख्या, यानी जो है कम जनसंख्या जिसको कहते हैं, न्यून जनसंख्या भी कहते हैं इसको। तो अब इस पर बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा विशेष ये प्रश्न आपके हैं भी नहीं। तो फिर हम देखेंगे स्थानांतरण जनसंख्या क्या होता है, जिसको हम मिग्रेशन ऑफ जो है पॉपुलेशन कहते हैं। तो जनसंख्या का स्थानांतरण का मतलब होता है कि किसी जनसंख्या का एक स्थान से या फिर एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। मान लो कोई व्यक्ति जो है पहले गांव में रह रहा है, फिर जो है तो वहां से जो है वह शहर में रहने लगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। किसी जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इसी को जनसंख्या जो है हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। यह एक जो है सामूहिक प्रवास है, और इसे जो है पुनर्वास भी जो है कहा जाता है। जनसंख्या स्थानांतरण के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे तो जनसंख्या स्थानांतरण का जो है बहुत सारे कारण, जैसे कि लोग जो है रोजगार के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, रहने लगते हैं वहाँ पर रूम लेके। और भी जो है शैक्षिक अवसर, मतलब जो है कुछ जैसे कि स्टूडेंट लाइफ की हम बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट जो है अपना घर छोड़कर बाहर सिटी में रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी एक स्थानांतरण, इसको भी हम कहते हैं जनसंख्या का स्थानांतरण। और प्राकृतिक आपदाएं भी इसका कारण है, जिससे कि कुछ स्थानों पर ज़्यादा आपदाएं आती हैं, बाढ़ आता है उस एरिया में, तो उस एरिया का जो है जब बाढ़ के समय होता है तो वहाँ से लोग जो है उस स्थान से चले जाते हैं दूसरे स्थान पर रहने के लिए। और राजनीतिक कारण भी है, और धर्म और जो है जातीय भी है, जैसे कि कुछ एरिया में जैसे कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है किसी धर्म की, तो वहाँ पर ज़्यादा विशेष जो एक दो घर किसी अदर जो है जात के होते हैं, धर्म के होते हैं, तो वहाँ पर नहीं रहते ज़्यादातर। तो ये भी स्थानांतरण का एक जो है कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जनाधिक्य किसे कहते हैं, जिसको हम ओवर पॉपुलेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन की जब भी बात आती है कि जब किसी क्षेत्र में मानव की आबादी उस क्षेत्र की परिस्थिति जो वहन उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा हो जाए और लोगों को पर्याप्त साधन ना मिले, तो इसी को हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, जनाधिक्य कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। जनाधिक्य की बहुत सारे वजह होते हैं, जैसे कि संसाधनों के मुताबिक आबादी ज़्यादा होना, यानी संसाधन कम है, आबादी ज़्यादा हो गई है, ये भी इसकी वजह है। और जो है सांस्कृतिक मान्यताओं के मुताबिक, जैसे कि कुछ लोग जो है सांस्कृतिक मान्यताएं जैसे कि कहते हैं जो है संतान को जो है जो संतानें होते हैं, जो बच्चे होते पैदा होते हैं, इसको ईश्वर की देन मानते हैं, जिससे पॉपुलेशन को एक बढ़ावा मिलता है। और पुत्र मोह की चाहत में भी जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये सभी जो है इसकी वजह है बढ़ाने के। और जो जनाधिक्य जो ओवर पॉपुलेशन, इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि सुविधाओं का जो है मार्ग जो है संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी सुविधाएं जो है सभी को पर्याप्त नहीं मिल पाती हैं। और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ये खत्म हो जाता है। और जो ग्रामीण इलाकों से लोग जो है शहर में आना, ये भी एक है। और क्षेत्रों का विकास जैसे कि, और गरीबी और जो है बेरोजगारी, ये भी इसका एक जो है कह सकते हैं दुष्प्रभाव है। जाहिर सी बात, जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो गरीबी और बेरोजगारी तो होगी ही। और शिक्षित युवाओं के जो है हताश और जो क्रोध, मतलब जो शिक्षित युवा हैं, जब आबादी ज़्यादा हो जाए, जैसे कि अपने ही देश के ले लो, तो आजकल नौकरी की फील्ड में इतने लोग लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा विशेष को नौकरी नहीं मिल पा रही हैं। तो वैसे तो कंपटीशन का दौर है, जो क्रैक करता है एग्जाम में उसको मिल जाती है नौकरी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी पहले से ये जो मेन कारण है, नौकरी सबको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो जनसंख्या इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक विशेष रोल अदा कर रही है। क्योंकि मान लो आपने जो है किसी वैकेंसी निकली है, मान लो 60,000 वैकेंसी निकलती है, तो उसमें करीब करीब जो फार्म आपके जो डाले जाते हैं वो पड़ जाते हैं, मेरे हिसाब से तो ये 60 से लाख से ऊपर ही फार्म पड़ते हैं। और कभी कभी तो एक करोड़ भी फार्म पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा है तो एक कंपटीशन को ही बढ़ावा देते हैं। नहीं तो जब आबादी कम होगी, जितने निकले फार्म आराम से, यदि कम भी मेरिट जाएगी तो वहाँ से नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शिक्षित युवा है उनको हताश करते हैं, उनको निराश करते हैं, उनको जो है एक क्रोध का कारण बनती है। और जनाधिक्य जो है जो ओवर पॉपुलेशन है, इससे निपटने का जो तरीका है आर्थिक विकास है और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, और सामाजिक और सांस्कृतिक जो मान्यताएं है उसको बदलना। सांस्कृतिक मान्यता क्या है, जैसे कि इस जो बच्चे होते हैं तो उसको ईश्वर की देन मानते हैं, ये तो ईश्वर की देन है। तो ये सब कहीं ना कहीं देखा है तो इनसे जो है इनको सही से जो है तरीके से मैनेज करके, इनको बदल कर तरीकों से, तो आप जनसंख्या वृद्धि को जो है नियंत्रण कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करके भी
और जो ओवर पॉपुलेशन है, दुनिया भर में जनाधिक्य जो है, दुनिया भर में जनाधिक्य की समस्या जो है यह लगातार जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं देखा है देश के लिए या फिर उस राज्य के लिए या फिर उस एरिया के लिए एक दुविधा ही जो है उत्पन्न करेगा, उसमें दिक्कत ही होगा, संकट ही उत्पन्न करेगा आने वाले समय में। फिर अगला क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, जिसको हम अधिवास कहते हैं। अधिवास को वैसे तो आपको अधिवास के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सरल कर दे रहे हैं। अधिवास का मतलब होता है बस्ती, जैसे कि ग्रामीण बस्ती होगी और शहरी बस्ती होगी, तो इसी को हम बस्ती कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है होमोसेपियंस क्या है। होमोसेपियंस के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि मानव का आधुनिक ये नाम है, आधुनिक मानव का जो है ये नाम है। और फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि हाउस टाइप इन जो है नॉर्थ इंडियन, यानी उत्तर भारत में मकानों के क्या प्रकार है, इसके बारे में देखेंगे। फिर गैथरिंग क्या है, एकत्रीकरण करना जिसको हम कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव अधिवास किसे कहते हैं। मानव अधिवास का मतलब यह होता है कि इंसान द्वारा बनाए गए, चाहे मनुष्य उसमें रहता हो या फिर किसी काम के लिए उस जो है उसको बनाया हो, या फिर जो है ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाए गए जो मकान होते हैं या फिर घर होते हैं या फिर झोपड़ियाँ होती हैं या बस्तियाँ होती हैं, इसी को हम कहते हैं मानव अधिवास कहते हैं। और अधिवास जो होते हैं मुख्यतः दो इसके प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रामीण अधिवास, एक होता है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास जो कि कृषि प्रधान ये होता है, जो ग्राम का एरिया होता है यहाँ पर कृषि प्रधानता होती है, और नगरों में जो है अन्य धंधे जो है किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है, चलेगा। फिर होमोसेपियंस आ गया है। तो होमोसेपियंस क्या है, ये आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, जो महान वानरों की होमिनिड शाखा के एकमात्र जीवित प्रजाति है। और ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। इतना आपको लिख देना है। और होमोसेपियंस का विकास जो है लगभग जो है 30,000 वर्ष पहले जो है अफ्रीका में इसका विकास हुआ था। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि उत्तर भारत में मकानों के जो है कई जो मकान हैं इसके प्रकारों की बात आई है। तो बहुत से प्रकार के मकानों के प्रकार हैं, जैसे कि पक्का घर, मिट्टी का घर, घास फूस से बना झोपड़ी, ये सभी जो है इसके प्रकार हैं। पक्का घर जैसे कि ईंट और जो पत्थर की दीवारों वाले मकान होते हैं, और जो छत पक्की जिसकी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, पक्का घर कहते हैं। और फिर इसमें दिया हुआ है कि घास फूस वाली झोपड़ी, जैसे कि ये जो है आपको शहर में वैसे तो देखने को नहीं मिलता है, आपको ग्रामीण एरिया में जो है आपको देखने को मिल सकता है। घास फूस से बनी झोपड़ियाँ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी। और घास फूस पत्ती और जो है ताड़ के पत्ते से बनी जो है छत होती है। कोठी की हम बात करें तो कोठी जो है आपको अधिकतर सिटी में ही मिलेगी, जैसे कि बड़े बहुमंजिला इमारतें, घर, तो ये सभी क्या है आपको सिटी में ज़्यादातर आपको मिलेंगी। और जनजातीय झोपड़ी, ये सब ही जो है इसके प्रकार हैं। शहरी क्षेत्रों में मकान, ये सभी इसके जो है प्रकार है। फिर अगला क्वेश्चन है एकत्रीकरण किसे कहते हैं, जिसको हम गैथरिंग कहते हैं। एकत्रीकरण जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि चीज़ों को जो है एक साथ इकट्ठा करना, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर जो है किसी अन्य चीज़ें हों, आपको चाहे रुपये पैसे की हो, आर्थिक स्थिति की हो, तो किसी चीज़ का एकत्रीकरण करना या फिर जो है संयोजन करना, इकट्ठा करना फिर संयोजन करना, इसी को हम एकत्रीकरण कहते हैं। एकत्रीकरण का शब्द का इस्तेमाल जो है अलग अलग जो है संदर्भों में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रुपये पैसे से लेकर अन्य किसी चीज़ का एकत्र करना, ग्रुप बनाना, किसी चीज़ का यानी चीज़ को जो है एकत्रित करना, इकट्ठा करना या फिर जो है संयोजन करना, इसी को हम एकत्रीकरण कहते हैं। चलेगा, फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्रश्न में आपके एक्स्ट्रा रहते हैं, इसमें थोड़े से आपको हेल्प भी आपकी मिल जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा जो प्रश्न आपको पता है वही कीजिएगा, जो नहीं पता उनको छोड़ दीजिएगा। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का आपको वर्णन करना। ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा पूछ लेगा, मानव भूगोल की शाखाएँ पूछ लेगा, इसका विषय क्षेत्र। ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम में फंसे गए। यदि आप दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 10 से 15 नंबर तो आपके इन्हीं दोनों क्वेश्चनों से ही आपका क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि मानव भूगोल के विकास पर एक आपको निबंध लिखना। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पिछले 2 साल में ज़्यादातर पूछा गया है। और मानव भूगोल में जो निश्चयवाद की जो संकल्पना है इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि फ्रेडरिक रटजेल ने इसकी संकल्पना दी थी। हम इन सभी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मानव भूगोल के हम विषय क्षेत्रों के बारे में हम देखेंगे। तो मानव भूगोल के बहुत सारे विषय क्षेत्र है या फिर कह सकते हो इसकी शाखाएं हैं।
तो जैसे कि आर्थिक भूगोल इसमें आ गया, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल और जो है परिवहन भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण और अधिवास भूगोल, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। और मानव भूगोल जो है मानव समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों का एक अध्ययन होता है। यह एक जो है व्यापक विषय क्षेत्र है और इसके जो है कई सारे इसमें विषय शामिल है। और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से बातें दी, जैसे कि इसमें जनसंख्या, समुदाय, आवास के बारे में इसमें हम जो है जानते हैं। भौतिक और मानसिक भौगोलिक विशेषताएं, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक जो प्रणालियां हैं इसका भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। और जनसंख्या से जुड़े कुछ दशाएं, जैसे कि जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जो जनसमूह, प्रवास, अधिवास, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं। और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व, जैसे कि जल हो गया, मृदा, वन, खनिज, मत्स्य, सभी क्या है प्रकृति की देन है। और मानव क्रियाकलाप पर जो है प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का भी जो है इसमें प्रभाव का अध्ययन हम करते हैं। चलेगा, फिर यहाँ से हम देखेंगे कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ है, इसकी परिभाषा हम समझेंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मानव भूगोल का जो विकास हुआ था, ये विकास हुआ है 19वीं शताब्दी में, इसका विकास हुआ है। और इस शताब्दी में जो अनेक जो भूगोलवेत्ता हैं उनका जन्म हुआ और मानव भूगोल को जो है काफ़ी जो है ऊंचाइयों तक ले गए, उसका प्रचार प्रसार किया। और उसके जो है विकास में जो भूगोलवेत्ता थे अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और वर्तमान जो मानव भूगोल के जन्मदाता जो है, जो कि जर्मन है, विद्वान है, फ्रेडरिक डर्जिल जी को माना जाता है। इनका एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है जिसको हम एंथ्रोपोजियोग्राफी कहते हैं, बहुत ही इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। और मानव भूगोल का केंद्र बिंदु जो है मानव था और उस पर वातावरण के प्रभाव का जो है इसमें हम जो है अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है बस। चलिए, केवल मैं आपको जो क्वेश्चन के केवल आपको बेस में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको बनाकर अपने हिसाब से लिखना है, रटना कुछ भी नहीं है, केवल बेस आप समझ लो कि इसके अंदर हमको लिखना क्या है, वह बनाकर आपको लिखाना है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि मानव भूगोल में जो है निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद की संकल्पना के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। निश्चयवाद जैसे कि हो गया, और मानव भूगोल में निश्चयवाद हो गया, संभववाद हो गया, नियतवाद हो गया। तो इन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो निश्चयवाद क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो निश्चयवाद यानी जो है मानव के हर काम में को जो है पर्यावरण जो है नियंत्रित करता है। मनुष्य के जो कार्य है, ये सभी कार्यों को नियंत्रित कौन करता है, कहोगे एनवायरमेंट करता है, पर्यावरण करता है। और इस विचारधारा के मुताबिक जो है मानव जो है प्राकृत का दास है। मनुष्य क्या है, प्राकृत का दास है, उसका गुलाम है। और उसके जीवन, समाज और राष्ट्र की जो विकास की जो अवस्थाएं हैं, ये पर्यावरण के भौतिक तत्वों से ही जो है तय होती हैं। बिना पर्यावरण के जो है कोई भी जो है न तो मानव का विकास संभव है, ना ही समाज का विकास संभव है, और ना ही राष्ट्र का विकास संभव है। तो ये सब कैसे संभव है, ये पर्यावरण के कारण ही संभव है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। यही जो इसकी निश्चयवादी संकल्पना यही कहती है कि मानव के हर काम को जो है पर्यावरण नियंत्रित करता है। और जो है और इस विचारधारा के मुताबिक मानव जो है प्राकृत का दास है, उसका गुलाम है। और पर्यावरण के बिना जो है जो जीवन है, अभी जो समाज है, फिर राष्ट्र का जो विकास है, ये संभव नहीं है। इस सभी का जो है संभव जो है पर्यावरण के कारण ही जो है संभव है। सब चीज़ें जो है तय होती हैं, प्राकृतिक के कारण ही जो है तय होती है, पर्यावरण के कारण ही जो है सब चीज़ें तय होती हैं। इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नियतवादी क्या होती है मानव भूगोल में। नियतवादी विचारधारा ये होती है कि सब कुछ जो है नियत के मुताबिक होता है और जो है मनुष्य के पास अपने भविष्य पर जो है नियंत्रण नहीं होता। मतलब पहले से ही जो है नियत ने तय कर दिया है कि आपके जीवन में क्या आगे होगा, आप क्या करोगे। तो ये मनुष्य उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी काम करे तो मनुष्य उस स्थान पर जरूर अट जाएगा जो नियति ने उसको जो है पहले से जो कह सकते हो जो लिखा हुआ है भाग्य में। इनका ये जो है नियतवादी विचारधारा ये मानती है कि जो भाग्य में आपके होना है वो होगा, चाहे आप कोई भी काम करो। तो सब कुछ जो है नियत के मुताबिक होता है और मनुष्य के पास जो है अपने भविष्य पर नियंत्रण नहीं होता है। और नियतवादी की जो नियतवादी जो विचारधारा है, जो मानता है ये सभी घटनाएं पहले से जो है तय होती है। ये जो है मानता है नियतवादी विचारधारा कि जो घटनाएं होती हैं हमारे शारीरिक जीवन में, मनुष्य जीवन में, ये पहले से तय होती हैं कि क्या दुर्घटना होगी आपके जीवन में, क्या क्या होगा, ये पहले से तय है। और नियतवादी को जो है निर्धारणवाद और डिटरमिनिज्म भी जो है कहा जाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पार्थिव एकता के सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है
विश्व में जो जनसंख्या वितरण का आपको वर्णन करना, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। दोनों क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत के बारे में समझेंगे। पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है मानव भूगोल का एक सिद्धांत है और इसके मुताबिक जो है दुनिया के सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह सिद्धांत ये बताता है कि जो दुनिया के जो तत्व हैं, जो सभी तत्व हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिना एक दूसरे से जुड़े हुए इस जो है तत्व दुनिया का निर्माण ही नहीं संभव है। इनका ये मानना है, सिद्धांत ये बताता है कि दुनिया के सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत को जो है अंतर संबंधों का सिद्धांत भी जो है कहा जाता है। और इस सिद्धांत को जो है मानव भूगोल के जो जनक हैं फ्रेडरिक रटजल, इसके जनक माने जाते हैं इसके। और फ्रेडरिक रटजल जो है पूरी तरह इस सिद्धांत पर जो है विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। जनसंख्या वितरण क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो विश्व की जनसंख्या जो कि पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित है। कुछ क्षेत्र जो है सघन आबादी वाले हैं, यानी जो है कुछ जो है सघन का मतलब होता है घनी आबादी वाले एरिया हैं, क्षेत्र हैं, और कुछ जो है विरल आबादी यानी जो है कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। और जनसंख्या वितरण के पैटर्न की यदि हम बात कर ले तो विश्व की लगभग 90% जनसंख्या जो है विश्व के लगभग 10% भू क्षेत्र पर रहती है। और सबसे घनी आबादी की हम बात करें तो जो है महाद्वीप एशिया है आपका, यूरोप हो गया, अफ्रीका में जो है सबसे घनी आबादी वहाँ पर जो है रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है अधिवासों की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। फिर प्रारंभिक कृषि किसे कहते हैं, जिसको हम आदिम कृषि भी कहते हैं, जिसको प्राइमेटिव कल्चर कहते हैं, ये क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रजातियों का आपको जो है वर्णन करना है। विश्व की जो प्रजातियां हैं विभिन्न प्रकार की, इसकी प्रजातियों का आपको जो है वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बस्तियों का विकास जिसको हम अधिवास कहते हैं, ये कैसे हुआ है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो बस्तियों का विकास जो है कई कारणों से जो है प्रभावित होता है, जैसे कि भौतिक हो गया, आर्थिक कारण हो गया, और मानव कारण से भी जो है जो बस्तियां होते हैं इसके विकास जो है कई कारणों से प्रभावित होते हैं। इसमें भौतिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं और मानवीय कारण भी शामिल है इसमें। तो भौतिक कारण क्या है, जैसे कि जलवायु आपकी हो गई। तो जलवायु क्या है, जैसे कि बस्तियां जो है ये मध्यम जलवायु वाले क्षेत्र में जो है ये विकसित होती है। मतलब जो है जो बस्तियां होती हैं उसी स्थान पर जो है लोग जाके बसते हैं जहाँ पर जलवायु अच्छी हो। और जैसे कि भूमि भी इसकी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाती है। जैसे कि जहाँ पर भूमि उपजाऊ है, जहाँ पर खेती की जा सकती है, तो वहाँ पर जो जाकर लोग रहेंगे, ताकि रेगिस्तान में जाकर रहेंगे। तो जहाँ पर अच्छी भूमि जो कि कृषि के लिए उपयुक्त हो, जिससे पालन पोषण भी हो सके मानव जीवन का, तो वहाँ पर जाकर ज़्यादातर लोग रहते हैं। पानी की भी कोई दिक्कत ना हो, पानी पीने के लिए भी मिलता रहे और जो है खेती के लिए भी पानी मिलता रहे। तो ऐसी जगहों पर जो है मनुष्य जाकर अपनी बस्तियाँ बनाता है, अधिवास अपना बनाता है। प्राकृतिक संसाधन भी जैसे कि लकड़ी हो गया, और आवास के लिए जो है जंगलों के पास जो है बस्तियां विकसित की जा सकती हैं। और सुरक्षा इसमें बहुत ही जरूरी है। जैसे कि बाढ़ के से जो है सुरक्षित क्षेत्रों में जो है बस्तियां विकसित की जा सकती है। मतलब जो है ये भी देखा जाता है कि ऐसा स्थान ना हो जहाँ पर बाढ़ आ जाता हो कि पूरा गांव या फिर कह सकते हो आपके घरों में पानी भर जाता हो। तो ये भी देखकर जो है बस्तियों का निर्माण होता है कि जिससे बाढ़ के समय कोई दिक्कत ना हो। तो सभी जो है कारण है इसके। फिर अगला क्वेश्चन है जिसको हम प्राइमेटिव जो है एग्रीकल्चर कहते हैं, इसको हम आदिम कृषि भी कहते हैं। तो यह जो एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें जो है फसल उगाने के लिए जो है बुनियादी उपकरणों तकनीकों का जो है प्रयोग किया जाता है। इसे हम आदिम निर्वाह कृषि के रूप में भी जो है जानते हैं। आदिम कृषि का मतलब ये होता है इसमें जो है बुनियादी उपकरण, जैसे कि अब तो ट्रैक्टर आ गया है, तो इन सभी का उपकरण इसका जो है इस्तेमाल करके जो खेती की जाती है, तकनीकों का इस्तेमाल करके, इसी को हम कहते हैं आदिम कृषि कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ से भी आपका सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि इसमें केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 2 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा रहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है इसमें। इसका पहला क्वेश्चन देखो कि मानव अधिवास के प्रकारों को आपको वर्णन करना है। एक तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, एक मानव अधिवास किसे कहते हैं, इसके प्रकार। ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और जनसंख्या वितरण, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और जो है सांस्कृतिक कारण क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानव बस्तियों, जो कि इसके हम प्रकार देखेंगे। तो मानव बस्तियों को जो है ग्रामीण और शहरी के रूप में जो है वर्गीकृत जो है किया जा सकता है। और ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं छोटी होती हैं और मुख्य रूप से जो है कृषि प्रधान होती हैं। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं ये छोटी होती हैं शहरों की अपेक्षा, और यहाँ पर जो है कृषि प्रधानता होती है, मतलब यहाँ पर कृषि की जाती है। और जो जबकि शहरी जो बस्तियां होती है घनी होती है, घनी आबादी वाली होती हैं, और उनमें जो है गैर कृषि का जो है व्यवसाय किया जाता है। मतलब जहाँ पर कृषि नहीं की जाती उसके अलावा अन्य जो है व्यवसाय यहाँ पर अधिक होते हैं।
और ग्रामीण बस्तियों की हम बात कर ले, जैसे कि बिखरी हुई बस्तियाँ, नवकीकृत जो है बस्तियाँ और छोटी बस्तियाँ, रेखीय पैटर्न, ये सभी जो है इसके जो है कह सकते हो प्रकार है। आयताकार पैटर्न, सामूहिक बस्तियाँ, ये सभी इसके प्रकार है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण कौन कौन से हैं, इसकी हम बात कर ले। जैसे कि स्थल आकृत, ये भी इसका एक कारण है प्रभावित करने की। जैसे कि मैदानों पर जो है ज़्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि ये जो कृषि विनिर्माण सेवा कार्यों के लिए जो है उपयुक्त होते हैं। यानी जो है एक स्थल आकृत के जहाँ अच्छी होती है वहाँ पर ही ज़्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि कृषि के लिए अच्छी जो भूमि होती है वहाँ पर लोग ज़्यादातर रहते हैं। जलवायु भी है, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा ना तो जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी जो है ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो ये भी देखा जाता है। और मिट्टी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जहाँ की उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है जाकर रहते हैं, क्योंकि कृषि के लिए उपयुक्त होती है। और जल भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जैसे कि जहाँ पर जो है ताज़ा जल आसानी से मिल जाता है, और जो है खेती करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती जल की, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। और खनिज हो गया, जैसे कि जो है खनिजों के भंडारण इलाकों में ज़्यादातर लोग रहते हैं। ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जो है जनसंख्या घनत्व जो है बढ़ता है। तो इस तरह से इसके आपको जो है कारण आपको लिख देना है। फिर लास्ट में आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं कि बुशमैन जनजाति क्या है और एस्किमो जनजाति क्या है। तो इसकी जो है जीवन पद्धति क्या है, और इसकी आवास कैसा इसका है, और अर्थव्यवस्था इसकी कैसी है, इसका समाज का आपको रण करना है। फिर इसी में नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि संथाल जनजाति क्या है और थारू जनजाति। संथाल जनजाति, थारू जनजाति, इसका जीवन पद्धति का आपको वर्णन करना। तो ये चारों जनजाति आपकी दी हुई हैं, आप चारों तैयार कर लो। 2 जनजाति तो बिल्कुल आपके एग्जाम में फंसेंगी और लॉन्ग में फंसेंगी, शॉर्ट में नहीं बल्कि लॉन्ग में फंसेंगी। तो हम चारों के बारे में यहाँ से कराए दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैंने आपके बीए जो है सेकेंड सेमेस्टर आपके लिखित वाले जितने भी आपके पेपर मैंने सॉल्व कराया, साथ में बोर्ड क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में बीए सेकेंड सेमेस्टर वाली आप जाकर सारी आप रिटर्न वाली जो है क्लासें ले सकते हैं। यदि आपके एमसीक्यू का पेपर होता तो आप एमसीक्यू की जाके प्ले लिस्ट में उसकी भी क्लासें ले सकते हैं। और जो आपका कंपलसरी जो पेपर होता है इसमें आपको पढ़ना रहता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी भी क्लासें मैंने चैप्टर्स करा रखी हैं। बहुत सारे विषय के पेपर भी मैंने सॉल्व कर रखा है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। देखिएगा बुशमैन और जो एस्किमो जनजाति की हम अर्थव्यवस्था उसके आवास की हम बात करें तो बुशमैन जो जनजाति होती है ये लोग जो है दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं, जबकि एस्किमो जो जनजाति है ये लोग जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के आसपास से रहते हैं। और बुशमैन के हम आवास की बात कर ले जनजाति के, तो इसका जो आवास होता है लकड़ी और पत्थर से बने जो है अस्थायी आश्रमों या जो है गुफाओं में रहते हैं ये लोग। जबकि एस्किमो जो जनजाति होती है ये बर्फ़ की जो सिल्लियाँ होती हैं उसको जो है काट काट कर अपने घर बनाते हैं अर्धगोलाकार के रूप में, और जोड़कर इग्लू बनाते हैं। इग्लू जो कि एस्किमो का जो है आवास होता है। अब उसमें जो जनजाति है ये क्या खाती है, ये लोग जो है जैसे कि जड़ें हो गई, फल हो गई, और टिड्डी आदि मग छिपकली ये सब जो है कह सकते हो खाते हैं। जबकि एस्किमो का भोजन जो होता है ये लोग जो है सील मछली हो गया, डेंडियर, ये सब जो है शिकार करके खाते हैं। और बुशमैन की जो है जीवन पद्धति की हम बात कर ले तो ये लोग जो है लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। जो बुशमैन जनजाति है एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि एक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पलायन करती रहती हैं। जबकि एस्किमो जो जनजाति है ये जो है ये लोग जो है ऋतु के मुताबिक जो अपना निवास जो है बदलते हैं, ये भी जो है अपना निवास बदलते रहते हैं। अब बुशमैन के हम समाज की बात कर ले तो ये लोग जो है ख्वाइंसन जो है समूह का हिस्सा है, ख्वाइंसन समूह का। जबकि एस्किमो जो समूह है ये मंगोल जाति से होते हैं। चलेगा, फिर यहाँ से हम देखेंगे कि संथाल और थारू जनजात के जीवन पद्धति के बारे में समझेंगे। तो संथाल जनजात के लोग जो है ये जंगलों में रहते हैं, उनकी जो है ज़रूरतें जंगल के पेड़ पौधे से जो है पूरी होती है। संथाल जो जनजाति है ये लोग जंगलों में रहते हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं ये जंगलों से पूरी हो जाती है। जबकि थारू जो जनजाति है ये नेपाल के जो है तराई क्षेत्र में रहते हैं। और संथाल जनजाति के लोग जो है शिकार जैसे कि हो गया, मछली पकड़ना, खेती बाड़ी करना, ये सब जो है कार्य करते हैं। जबकि और संथाल जनजाति में जो है पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जो है इसमें नहीं है। और थारू जनजात जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जाति है ये। और संथाल जनजात के परिवार का जो स्वरूप होता है पितृ सत्तात्मक होता है। और थारू जनजात के लोग जो है थेरवाद बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। थोड़ा सा और भी इसके नीचे लिखा हुआ इनके बारे में, क्योंकि संथाल जनजात के लोग जो है इसमें जो है संथाल महिलाएं जो है सरल और जो परिश्रमी होती हैं, मेहनती होती हैं। और संथाल
जो महिलाएं होती इसमें, ये बच्चे का पालन पोषण हो गया, जैसे कि खाना बनाना, पानी लाना, कृषि और जो व्यवसाय में भी जो है अहम भूमिका निभाती हैं। और संथाल जनजाति की महिलाएं जो है हाथों से बनी वस्तुएं बेचती हैं और जो है ज़रूरतें की जो चीज़ें भी जो है खरीदने में जो है कुशल होती हैं। जबकि थारू जनजाति की हम बात कर ले तो थारू जनजाति के जो लोग हैं ये नेपाल के निर्माता पृथ्वी नारायण शाह के समय में काठमांडू घाटी की सुरक्षा के लिए जो है सेना में शामिल हुए थे। और थारू जनजाति के लोग जो है नेपाल के हर युद्ध में भाग लेते हुए मातृभूमि नेपाल की रक्षा के लिए लड़े थे। तो इस तरह आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन मैंने आपको ऐड किया है, इस तरह ये क्वेश्चन आपका है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि रुको और जो है जाओ, ये निश्चयवाद की संकल्पना ये क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो संकल्पना है जो कि हमारे भूगोलवेत्ता है ग्रिफिन टेलर ने इसकी जो है कह सकते हो इस संकल्पना को दिया था। और यह जो है नवनिश्चयवाद की अवधारणा पर आधारित है। और नवनिश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद और जो है संभववाद के बीच का जो है ये क्या है, एक रास्ता दिखाती है। और रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा के मुताबिक जो पर्यावरण होता है इसको बिना नुकसान पहुंचाए, बिना आपको जो है अपने कामों को सुलझा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कोई कार्य फंसा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दो, उसको बिना नुकसान पहुंचाए अपने आप को जो है कार्य जो आपका होता है उसको सुलझाना चाहिए, ये सिद्धांत ये बताता है। और जो है विकास की संभावनाओं को जो है का आपको तलाशा जाना चाहिए। और प्राकृतिक नियमों का आपको जो है पालन करके ही जो है हम प्राकृत पर जो है जीत हासिल कर सकते हैं। यानी जो प्राकृतिक जो नियम है प्राकृत के अनुकूल होकर ही जो है हम प्राकृत पर जो है जीत जो है हासिल कर सकते हैं। और मानव को जो है प्राकृत के संकटों पर का जो है जवाब देना चाहिए। और जब प्राकृत अपनी मंजूरी दे, यानी जो है जब कहे जाओ तभी उसे जो है विकास की कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिए। और नवनिश्चयवाद के मुताबिक मानव प्राकृत के जो है विकास के लिए एक सीमा तक ही जो है जा सकता है, अंततः उसे जो है प्राकृत के साथ समझौता करना ही पड़ता है। इस तरह से आपको लिख देना। फिर लास्ट में क्वेश्चन मैंने और भी इसमें ऐड किया है कि प्रजाति किसे कहते हैं। कहेंगे भैया इस प्रजाति की जानवर है, कहेंगे इस प्रजाति की भैंस है, या फिर इस प्रजाति के घोड़ा है। तो ये प्रजाति क्या होती है? प्रजाति की जब भी बात आए तो प्रजाति एक जो है एक अजैव अवधारणा है। और प्रजाति शब्द का प्रयोग जो है समानता उस वर्ग के लिए किया जाता है जिसके अंदर जो है सामान्य गुण है अथवा जो है कुछ गुणों द्वारा शारीरिक लक्षणों से जो है समानता पाई जाती है। यानी शारीरिक लक्षणों से जो समानता पाई जाती है कि हाँ ये कुत्ता है, ये घोड़ा है, तो इस प्रजाति की पता चलता है। और कुछ विद्वान जो है प्रजाति की परिभाषा इस तरह से दी है, जैसे कि हावेल ने इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने वे कहते हैं कि प्रजाति एक जो है एक प्राण शास्त्रीय अवधारणा है और वह या जो है वह समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं का जो विशेष योग जो है धारण करता है, इसी को हम कहते हैं प्रजाति कहते हैं। फिर रेमंड फिर ने इसकी परिभाषा दिया, वे कहते हैं कि प्रजाति जो है व्यक्तियों का वह समूह है जिसके कुछ जो है वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित जो है सामान्य लक्षण होते हैं, इसी को हम प्रजाति कहते हैं। फिर क्रोबन ने इसकी परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रजाति एक जो है प्रमाणिक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है और यह वह समूह है जो कि वंशानुक्रम, नस्ल, प्रजातियों के गुण और उपजातियों के द्वारा जो है जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम प्रजाति कहते हैं। फिर बेनेडिक्ट ने इसकी परिभाषा दिया है, वे लिखते हैं कि प्रजाति जो है पैतृकता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित एक वर्गीकरण है। और उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट हो गया है कि प्रजाति जो है व्यक्तियों का एक जो है ऐसा समूह है जो कि वंशानुक्रम शारीरिक लक्षणों के आधार पर जो है पहचाना जा सकता है, तो इसी को हम प्रजाति कहते हैं। शारीरिक लक्षण के साथ जैसे कि कुत्ता है तो कुत्ते को देखकर पता चलता है कि हाँ ये कुत्ता है, तो इस शारीरिक लक्षणों के हिसाब से जो देखकर पता चलता है कि वो उसका शारीरिक लक्षण है, फिर जो है उसका पहचान किया जाता है कि किस प्रजाति का जानवर है, अभी किस प्रजाति का जो है कोई अन्य जो है जानवर है, तो इसी को जो हम प्रजाति कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, यदि आप रट के जाते तो कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो 80 से 90% आपका पेपर इसी से सॉल्व होने वाला है। नहीं तो महासंग्राम भी वीडियो मेरा आ जाएगा बहुत ही शीघ्र, उसको भी आप देख के जा सकते हो। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।